नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्री शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने देखा था कि हिंदी की सीरीज़ में हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। एक में बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदी देखा था हम लोगों ने, और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने वर्ण विचार पे कुछ चर्चा की थी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वर्ण विचार पे आगे बढ़ते हुए स्वर के बारे में कुछ थोड़ा सा अध्ययन किया था। 2-4 प्रकार बताए थे कि स्वरों को कैसे बांटा गया है। कुछ 1-2 टाइप और जो बच गए हैं, आज हम लोग इस पार्ट में उनको कवर करेंगे, और साथ ही साथ आज व्यंजन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट से फिर हम लोग व्यंजनों को पढ़ेंगे, है ना। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं, है ना। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो अपने फ्रेंड्स हों उनके साथ इसको शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, स्वर के प्रकार में हम लोगों ने 2-3 प्रकार लास्ट टाइम देख लिए थे। आज जो हम लोग प्रकार देखने वाले हैं, एक तो सबसे पहला हम देखेंगे जीभ की क्रियाशीलता। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के प्रकार, है ना। आप सामान्य सी कोई भी किताब खरीदते हैं हिंदी की, तो आप उसमें देखते हैं कि आपको दिया होता है कि अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, इस प्रकार से कुछ विवरण दिया होता है, और उसमें स्वरों को कैटेगराइज किया गया होता है ना। तो अभी क्या है कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, जब भी इस प्रकार से पूछा जाएगा, तो उसकी जो भाषा होगी वो इस प्रकार की होगी, और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये पूछना क्या चाह रहा है, जबकि आपने पढ़ रखा होगा अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि किस आधार पे इसको पूछा जा सकता है। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, या कितने वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए, इसके प्रमुख रूप से 3 प्रकार हैं, और इतने बढ़िया तरीके से आपको आज बताएंगे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा कि अग्रस्वर कौन से होते हैं, मध्य स्वर कौन से होते हैं, पश्च स्वर कौन से होते हैं। जो जितने भी आज हम लोग टाइप पढ़ेंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। बस क्या है, आप एक बार बने रहिए हमारे साथ, आपको सारी चीजें याद होती जाएंगी दोस्तों, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, अग्रस्वर। दूसरा जो आता है वो आपका क्या आता है, मध्य स्वर, और तीसरा आता है आपका पश्च स्वर, है ना। अब देखिए कैसे इनको याद रखेंगे, तो सिर्फ आप एक स्वर याद रखिए। कौन सा स्वर, छोटा आ, उसको कहाँ लिख दीजिए, मध्य में। कहाँ लिख देंगे, मध्य में। छोटा आ बस याद रखिए, इसको कहाँ लिख देंगे, मध्य में। अब इसके बाद जिन स्वरों के पहले आपको 3 बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है दोस्तों, 3 बनाना पड़ता है। ऐसे स्वर जिनके पहले आपको क्या बनाना पड़ता है, 3 बनाना पड़ता है। अंग्रेजी का 3 बनाना पड़ता है। वो सारे स्वर किस में रख दीजिए, पश्च स्वर में रख दीजिए। तो देखिए जरा किस में बनाना पड़ता है, तो छोटा आ के बाद किस में बनाना पड़ता है, बड़ा आ, ठीक। फिर देखिए ई में तो बनता नहीं है, तो क्या आ जाएगा, उ, है ना। अब ए में भी नहीं 3 बनाना पड़ता, किस में बनाना पड़ता है, ओ में बनाना पड़ता है, और औ में बनाना पड़ता है, ठीक है। सिंपल सा थॉट, सब छोटा आ हमको बस याद रखना है कि वो कहाँ आएगा, मध्य स्वर में आएगा। इसके बाद जिन स्वरों को लिखने के लिए हमको पहले क्या बनाना पड़ता है, 3 बनाना पड़ता है। 3 बोले तो ये वाली आकृति, है ना, जिसमें 3 बनाना पड़ता है, उन सभी को पश्च स्वर में लिख दीजिए। इसके बाद जितने बचे वो सभी कहाँ आ जाएंगे, अग्र स्वर में। तो जरा देखिए, आ, और इसके बाद क्या आ जाएगा, ई आ गया, ठीक। फिर उसके बाद उ, फिर उसके बाद क्या आया, ए। अब चूंकि उ हमने वहां रख रखा है, तो वो यहाँ नहीं आएगा, है ना। ए, ओ, है ना। अंक आहा को इसमें रखना नहीं है, तो एक स्वर और बचा, वो कौन सा था, री। क्लियर है। तो बिल्कुल हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि कैसे हम जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के प्रकार को याद रखेंगे। बहुत सिंपल सा थॉट है। मध्य स्वर याद रखिए कि मध्य स्वर में क्या आएगा, छोटा आ। और जैसे ही हमको मध्य स्वर याद हो गया, उसके बाद फिर पश्च स्वर के लिए कुछ नहीं करना। सिंपल सा थॉट है, जिनमें हम क्या बनाते हैं, पहले 3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 3 बनाते हैं। उन सभी स्वरों को पश्च स्वर में लिख दीजिए। तो बड़ा आ बनाने के लिए 3 बनाते हैं, छोटा ऊ के लिए, बड़ा ऊ के लिए, ओ के लिए और औ के लिए। ये सभी पश्च स्वर में चले गए। इसके बाद जितने बचे उन सभी को कहाँ रख देंगे, अग्र स्वर में रख देंगे। तो कौन कौन से बचे थे, छोटी, बड़ी, ए और री। क्लियर। अंक आहा आते नहीं, चूंकि वो अयोग वहां है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि भाई कैसे हमारे जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को कैटेगराइज किया गया है ना। 1 से 2 बार आप वीडियो देख लेंगे, तो आपको वीडियो में ही ये सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी। आपको बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान होने की जरूरत
नहीं होगी। साथ ही साथ आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव तैयार होते जा रहे हैं कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर निम्न में से कौन सा एक स्वर का भेद है, कौन सा नहीं है। इस टाइप से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इसको कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब जो अगला हम बताने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी गारंटी देते हैं कि आप जो छोटी मोटी किताब खरीदेंगे मार्केट में, आपको उसमें ये नहीं मिलने वाला है, या मिलेगा भी तो इस फॉर्म में तो कम से कम नहीं मिलेगा, है ना। तो अगला जो हम प्रकार पढ़ने वाले हैं, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। किसके आधार पर? तालु की स्थिति। तालु क्या होती है दोस्तों? तो देखिए, ये इधर आपका क्या है? वत्स है, और ये इधर क्या होता है आपका? कंठ है ना। कह सकते हैं तालु का पश्च भाग, है ना, या मूर्धा वाला भाग कह सकते हैं, है ना। और थोड़ा उसमें जाए तो, इसके भी खंड में जाए तो ये जो बीच का भाग है यही आपका क्या कहलाता है? तालु कहलाता है ना। इस तालु की स्थिति के अनुसार भी स्वरों को बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि 4 भागों में बांटा गया है ना। कौन से 4 भाग हैं देख लीजिए जरा। एक तो संवृत स्वर, दूसरा अर्ध संवृत स्वर, तीसरा आता है आपका विवृत स्वर, और चौथा आता है आपका अर्धविवृत स्वर। क्लियर? ये 4 प्रकार हैं आपके किसके अनुसार? तालु की स्थिति के अनुसार, है ना। चलिए, तो थोड़ा सा एक सामान्य सी बात समझ लेते हैं कि समृत और विवृत क्या होता है। सपोज ये हमारा तालु है और ये हमारी क्या है? जिह्वा है ना। स्वरों के उच्चारण की ऐसी स्थिति जिसमें जिह्वा क्या करती है? आगे का भाग जिह्वा का उठ के किस में लग जाता है? तालु में लग जाता है ना। या तो अंशतः या तो पूर्णतः जीभ आगे उठती है, जिह्वा उठती है और तालु को स्पर्श करने के लिए आगे से उठ जाती है। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? ये कहलाती है संवृत ध्वनियां। क्या कहलाती है? संवृत ध्वनियां। देखिए, अलग अलग बुक्स में हो सकता है नाम आपको दूसरे तरीके से लिख रखा हो, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, है ना। तो संवृत ध्वनियां क्या कहलाएंगी? जीभ आगे से थोड़ा उठ जाए। विवृत क्या कहलाएगी? तो ये हमारा तालु है और जीभ की पीछे की स्थिति ऐसे उठ जाए, जीभ का जो पश्च भाग है वो उठ के किसको स्पर्श करे? तालु को स्पर्श करे। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? विवृत ध्वनियां। क्या कहलाएगी? विवृत स्वर या विवृत ध्वनियां। तो एक चीज आपको क्लियर हुई, समृत, ये समृत हो गया और ये विवृत हो गया। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो बहुत ही आसान सा तरीका है, बिल्कुल इजी वे पे आपको याद हो जाएगा। एक बच्चा गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बच्चे से पूछा भाई क्या दिक्कत है? तो उसने कहा बुखार है। तो डॉक्टर ने कहा एक काम करो, जीभ दिखाओ। तो जब बच्चा जीभ दिखा, अब बच्चे को पता नहीं जीभ कैसे दिखाना है, तो डॉक्टर ने कहा बेटा करो आ। तो बच्चे ने क्या किया? आ। और जब बच्चे ने आ किया तो आप देखो जरा क्या होगा, ये तालु है और जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठ जाएगा। इट मीन्स उसने किसका उच्चारण किया? उसने किसका उच्चारण किया? तो उसने विवृत का उच्चारण किया। किसका? विवृत का उच्चारण किया। मतलब जो बड़ा आ स्वर है वो किस में आता है? विवृत में आता है। ये चीज ध्यान रहेगा, किस में आता है? विवृत में आता है। क्या? बड़ा आ। बिल्कुल ध्यान रहेगा। कैसे? तो याद रखेंगे आ, बच्चे ने क्या कहा? आ, और उससे उसको जीभ दिख गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिह्वा का पश्च भाग तालु में लगा उठ के, है ना। तो बड़ा आ किस में आता है? विवृत में आता है। अब देखिए दोस्तों, बड़ा आ बनता कैसे है? तो छोटा आ धन छोटा आ बराबर क्या होता है? बड़ा आ। मतलब अपने समझने के लिए हम एक बात कह सकते हैं कि जो बड़ा आ है इसका आधा क्या होता है? छोटा आ, है ना। इसका आधा क्या होता है? छोटा आ। और विवृत का आधा क्या होगा? अर्धविवृत। मतलब छोटा आ कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। अब देखिए 4 हमारे पास मात्रा बची, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, इनको क्रमबद्ध तरीके से यहां और यहां रख दो। ठीक है, सजा के। अगर ए यहां लिखो तो ऐ यहां लिख दो, ओ यहां लिखो तो औ यहां लिख दो। ठीक, कुछ नहीं करना, बस ध्यान रखना है कि जो ए, ऐ, ओ, औ है, एक अर्ध संवृत में, एक अर्धविवृत में, एक अर्ध संवृत में, एक अर्धविवृत में। तो ए, ऐ, ओ, औ ये हो गया। अब जितनी बची उन सभी को कहां रख दो? संवृत में रख दो। तो देखो आ हो गया, तो यहां क्या आ जाएगा? ई, ई, और उ,
ऊ, ठीक, और दूसरा क्या आ गया, री आ गया। मतलब हम इतने साधारण तरीके से इन चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं कि रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सामान्यतः हम इनको तैयार कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए हमें याद आया कि बस एक चीज याद रखनी कि जो बड़ा आ है, जो बड़ा आ है वो किस में आएगा, विवृत में आएगा। और बड़ा आ बनता किससे है, तो छोटा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा। मतलब बड़ा आ का आधा क्या होता है, छोटा आ, तो छोटा आ किस में जाएगा, अर्ध विवृत में। उसके बाद हमें याद रखना है कि अर्ध समृत और अर्ध विवृत में क्रमशः हमको क्या रखना है, ए ओ औ, यहां तक की बात खत्म हो गई। बस अगला क्या करना है, तो जितनी भी बाकी स्वर बचे वो सभी कहां चले जाएंगे, समृद्ध स्वर में चले जाएंगे, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों को कैसे बांटा गया है ना। आइए चलते हैं आगे के क्रम में। देखिए अगर आप चीज़ों को समझते चलेंगे इस तरह से और एक माइंड मेकअप बनाते चलेंगे तो एग्जाम के पहले बस आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, मतलब कुछ भी बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, दिमाग में तनाव नहीं आएगा और आप सामान्य रूप से चीज़ें तैयार कर पाएंगे, है ना। अगला देखिए अगर हम प्रकार पढ़ें तो हम कह सकते हैं कि जातीयता के आधार पर स्वरों के भेद, जातीयता के आधार पर स्वरों के भेद, है ना। तो देखिए जातीयता के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, तो सिर्फ 2 होते हैं और इसके विषय में सामान्य समझ आप विकसित कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। एक होता है सजातीय स्वर और दूसरा होता है विजातीय स्वर, ठीक है, सजातीय और विजातीय। सजातीय स्वर में जो आपने दीर्घ स्वर पढ़े थे वो सभी उठा के कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो कौन कौन से दीर्घ स्वर थे, आ धन आ बराबर क्या बन गया था, बड़ा आ। ई धन ई बराबर क्या बन गया था, बड़ी ई। ऊ धन ऊ बराबर क्या बन गया था, बड़ा ऊ, है ना। अब इसी में अगर मूल भाषा की बात करें तो एक सजातीय स्वर और जुड़ जाता है और वो क्या है, री धन री बराबर क्या हो जाता है, बड़ी री, है ना। तो ये आपका एक और जुड़ जाता है किसमें, सजातीय स्वर में, है ना। अब अगर विजातीय स्वर की बात करें तो हमने आपको बताया था इसमें क्या क्या आता है, आ धन ई बराबर क्या आ जाएगा, ए। इसी तरह ए धन आ बराबर क्या आ जाएगा, ए। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ धन ऊ बराबर क्या आ जाएगा, ओ। इसी प्रकार ओ धन आ बराबर क्या आ जाएगा, औ। ये हो जाएंगे आपके विजातीय स्वर, है ना। अर्थात समान जाति के स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर सजातीय स्वर और विभिन्न जातियों के स्वरों से मेल खा के बनने वाले स्वर क्या कहलाएंगे, विजातीय स्वर कहलाएंगे, है ना। तो इसको हम लोगों ने अपने पिछले चार्ट में भी देखा था, तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा इससे हमको विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए तो आइए अब लास्ट पार्ट देखते हैं, स्वरों का जो बिल्कुल आखिरी विभाजन है, मतलब ये एक आखिरी प्रकार है जिसके आधार पर स्वरों को बांटा गया है ना। तो ये प्रकार क्या है, तो हम कह सकते हैं इसे अनुनासिकता। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के भेद, किसके आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर, है ना। तो देखो अनुनासिकता के आधार पे भी कितने होते हैं, केवल और केवल 2 होते हैं। अब यहां से देखिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम आ के ऊपर सिंपल ये रखते हैं, ये तो ये क्या कहलाता है आपका, अनुनासिक कहलाता है ना। और अगर हम इसके ऊपर क्या रख दें तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अनुस्वार, है ना। पक्का क्लियर है ना। तो ये जो अनुनासिक और अनुस्वार होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। ये तद्भव रूप है और ये तत्सम रूप है। अब अगर आपको तत्सम और तद्भव पकड़ना हो तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं पे चंद बिंदु लगी है तो पक्का वह शब्द क्या होगा, तद्भव ही होगा, है ना। सोचने की जरूरत इसमें नहीं है। कहीं अगर अंक की मात्रा है तो वो तत्सम शब्द ही होगा, चूंकि ये तत्सम होता है और ये तद्भव होता है। तो ये एक सामान्य समझ हम इस प्रकार से भी विकसित करके और टिक कर सकते हैं अपना विकल्प, है ना। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के 2 भेद कौन से हैं, तो देखिए एक भेद होता है अनुनासिक स्वर और दूसरे होते हैं निरानुनासिक।
निरानुनासिक स्वर। ये आपके अनुनासिक स्वर हैं और ये निरानुनासिक स्वर हैं। अनुनासिक में कौन से आते हैं, निरानुनासिक में कौन से आते हैं, इसको बांटने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल में स्वर को लिखने का एक प्रारूप है ना। यदि हम किसी स्वर को अयोगवाह अंक के साथ, किसके साथ, अयोगवाह अंक, अंक और आहा दो अयोगवाह हैं। यदि हम किसी स्वर को अयोगवाह अंक के साथ लिखते हैं तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आ जाता है। और यदि किसी स्वर को हम बिना अयोगवाह अंक के साथ लिखते हैं तो वो किस में आ जाता है, निरानुनासिक स्वर में आ जाता है ना। एक उदाहरण ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमने लिखा क्या, ये लिखा आ के ऊपर अंक की मात्रा लगाई, या इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई दूसरा आप लेटर ले लो। सपोज हमने क्या लिया कि यहाँ पे ता के ऊपर हमने अंक की बिंदी लगाई। अब चूंकि आ से अंक बन जाता है इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये लिखा, या यहाँ पे हमने क्या लिखा, इस तरह से बड़ी ई लिखा और ये बिंदी लगाई। यहाँ पे हमने केवल बड़ी ई लिखा। तो ये एक तरह से लिखने का प्रारूप है। जब हम अयोगवाह अंक के साथ लिखेंगे तो अनुनासिक स्वर, अयोगवाह अंक को हटा के लिखेंगे तो वो निरानुनासिक स्वर, है ना। क्लियर है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ से आपका जो स्वर का पार्ट है वो खत्म होता है। वर्ण विचार के दो खंड हुए, एक स्वर और एक व्यंजन। तो यहाँ से आपका जो स्वर का भाग है वो फिनिश होता है। अब आगे क्या स्टार्ट होगा, तो आगे स्टार्ट होता है आपका व्यंजन। चूंकि हमने दो भेद बताए थे आपको, एक था आपका स्वर और एक था व्यंजन। तो स्वर को हम लोगों ने दो पार्ट में खत्म किया। अगला जो पार्ट आएगा वो किससे रिलेटेड होगा, व्यंजन से रिलेटेड। कुछ सामान्य सी चीज देख लेते हैं कि व्यंजन वह ध्वनियां होती हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित की जाती हैं। इसकी परिभाषा के लिए भी हमने बताया था कि ये परतंत्र ध्वनियां होती हैं, स्वतंत्र नहीं होती। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन क्या होते हैं, परतंत्र होते हैं। तो ऐसी ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होती हैं क्या कहलाती हैं, व्यंजन कहलाती हैं, है ना। ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर रखनी होगी। अब व्यंजन में देखिए एक सामान्य सा प्रश्न बनता है कि भाई ये आपके जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी है, क्या है, इनकी संख्या कितनी है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आंसर दे देते हैं 36। जी नहीं दोस्तों, ये आपका आंसर गलत है। ये 3 संयुक्त अक्षरों को मिलाने के बाद होते हैं 36, जबकि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हिंदी में, केवल और केवल 33 होती है। जब इसमें हम 3 संयुक्त अक्षर जोड़ लेते हैं, कौन से, छ, त्र और ज्ञा, इनको मिलाने के बाद व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है, 36 हो जाती है। तो कभी आपसे ऐसा पूछ ले कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी होगी, 33, है ना। अब दोस्तों आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगले वीडियो में इस विषय पे हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जरा आप बताइएगा कि अंगा के बगल में ये जो हम बिंदी लगाते हैं, ये जो गोली रखते हैं, इसे क्या कहते हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में हम आपको सारी बिंदियां बताएंगे। अर्थात ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है और ये क्या होती है। एक अक्षर के, एक वर्ण के चारों ओर बिंदु रख सकते हैं और सभी बिंदुओं का मतलब अलग अलग होता है। तो आपको 2 उत्तर देने हैं। एक तो यदि हम इसके दाहिनी तरफ बिंदु रखते हैं उसे क्या कहते हैं, और दूसरा किसी वर्ण के ऊपर ये जो हम रेखा खींचते हैं इसे किस नाम से जानते हैं। तो ये 2 प्रश्न हैं, कमेंट बॉक्स में आपको इसके उत्तर देने हैं। ठीक है दोस्तों, अगले भाग में हम लोग चर्चा करेंगे किसके विषय में, व्यंजन के विषय में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।